नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हम चर्चा करेंगे तमाम सुविधाओं और बहुत सारी मन की दुविधाओं के बीच कोरोना संकट के बारे में। और इस बार जो चर्चा है वो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि ये चर्चा हमारे बच्चों को लेकर के है। तो चलिए आज उनसे जुड़ी हुई तमाम संभावनाओं और तमाम समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं। और हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा करने के लिए मौजूद हैं शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांग पाठक। करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। डॉक्टर दिव्यांग, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इस समय जो माहौल चल रहा है, कोविड संकट जो चल रहा है, अगर उसकी समसामयिक गतिविधि के बारे में हम जानना चाहें तो वो क्या है? देखिए, अभी सेकेंड वेव चल रहा है, जैसे आप लोग सब लोग को पता है। फर्स्ट वेव पिछले साल आई थी, सेकेंड वेव मोस्टली थोड़ी हम लोग को जानकारी थी कि सेकेंड वेव आएगी, बट किस तरह से आएगी ये जानकारी नहीं थी। और जिस तरह से आई है ये बहुत ही दुखद है कि बहुत सीवियरिटी इसकी बहुत इंक्रीज़ ज़्यादा रही है जी। तो अब जो सेकेंड वेव आई है, इसके बाद हमारे साइंटिस्ट और जितने भी वर्ल्ड के एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वेव भी आएगी। और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उस तरह से ये कंफर्मेशन है कि थर्ड वेव ज़रूर आएगी जी। लेकिन ये थर्ड वेव किस तरह से डिफरेंट रहेगी हमारे फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में, ये चीज़ हम लोग को आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जैसे देखा गया है कि फर्स्ट वेव में बहुत ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा इफेक्टेड थे, सेकेंड वेव में मिडिल एज लोग ज़्यादा इफेक्टेड थे जी। तो थर्ड वेव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा लोअर एज वाले जो लोग हैं वो इफेक्टेड रहेंगे। लोअर एज का मतलब ये है जो टीनेजर्स हैं, जो 20s 30s के बीच में हैं, या जो बच्चे भी हैं। बच्चों में आप पैदाइश जब से पैदा हुए हैं और तब से पूरे 18 साल तक, और इनफैक्ट 30 इयर्स तक आप ले सकते हैं कि ये थर्ड वेव में ज़्यादा सीवियरली इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं ज़्यादा। जी, यही सवाल तो सभी के मन में है कि बच्चों को कैसे सुरक्षित करें और बच्चे ही क्यों इसमें ज़्यादा इस जद में आने वाले हैं। पहले हम लोग को समझना होगा कि थर्ड वेव में बच्चों की बात क्यों हो रही है जी। कि पहले तो ये है कि हमारे सेकेंड वेव और थर्ड वेव जो ये आज का टाइम चल रहा है उसमें वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और वैक्सीनेशन अभी हमारी अवेलेबिलिटी सिर्फ 18 साल के ऊपर तक की ही है। तो जो 18 साल तक के ऊपर के जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे, लेकिन 18 साल के नीचे तक की अभी गाइडलाइंस नहीं है तो वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। तो अभी तक जितने भी संक्रमण हुए हैं, या ऐसा नहीं है कि बच्चे संक्रमित नहीं हुए हैं, बच्चे भी संक्रमित हुए हैं लेकिन वो सीवियर या सीरियस नहीं हुए। अब आगे जाके क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी तो ज़्यादा चांसेस है कि कोरोना वायरस उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, ना कि जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। दूसरा एक और कारण है कि हम लोग ने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कोरोना वायरस ने अपने आप को चेंज किया है, या उसको बोलते हैं म्यूटेट किया है जी। तो बहुत ढेर सारे म्यूटेशंस होते हैं, बट एक बेसिक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं जिससे कि थोड़े से कम एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा सीवियरिटी हुई है। और रिसर्चर्स जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके अगर और ये कोरोना वायरस चेंज होता है तो छोटे बच्चों को ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की आशंकाएं, संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा चर्चित हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं, ऐसे केसेस आ भी रहे हैं कि जो बच्चे सीरियस हैं, हाँ, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। अभी 1% या उससे कम है कि जो बच्चों में इतना सीरियस या बहुत सीरियस केसेस आ रहे हैं, जो फर्स्ट वेव में 0.01% के आसपास था। नेक्स्ट वेव में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये 5 to 10% तक भी जा सकता है, और अगर ये 5 to 10% है तो ये चिंता की बात रहेगी। जी। और बच्चों में अगर बात करें कोरोना वायरस के सिम्टम्स की, तो क्या वो जो बड़ों के सिम्टम्स हैं और बच्चों के सिम्टम्स हैं वो सेम होंगे या कुछ अलग तरीके से भी इसके लक्षण दिख सकते हैं? देखिए, बच्चों में और बड़ों में काफ़ी फ़र्क होता है। कभी हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे छोटे एडल्ट हैं। बच्चे बच्चे हैं, एडल्ट एडल्ट हैं, बड़े बड़े हैं, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो बड़ों में जैसे हम लोगों ने देखा कि फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, सैचुरेशन कम, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है,
ये कुछ सिम्टम्स थे जिससे हम लोग को पहचान में आया था कि शायद इनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। बच्चों में स्पेशली जो 10 साल के नीचे वाले बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कोरोना वायरस के फीवर, खांसी, सर्दी ये सब के अलावा सिर्फ दस्त लगना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, चिड़चिड़ाना या थोड़ा सुस्त हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो हमारे पास जब आए तो सिर्फ पता चला कि सिर्फ लैट्रिन हो रही है, दस्त हो रहे हैं और हम उसको दस्त की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट बाद में वो कोरोना वायरस निकला। तो इनके सिम्टम्स बहुत नॉन स्पेसिफिक और अलग अलग तरीके से है। तो इस कंडीशन में ये पहचानना कि कौन सा बच्चा कोरोना वायरस है संक्रमित है या नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जी। तो ये एक डिफ़िकल्टी है हम लोग के पास। बिल्कुल। वैक्सीनेशन कहते हैं कि नज़र का टीका लगाना बड़ा ज़रूरी है अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो अभी जो कोरोना को लेकर के बातें हो रही हैं और टीकाकरण की बात हो रही है, अभी बच्चों को अगर टीकाकरण कराना हो तो किस स्थिति में अभी बातें चल रही हैं, अभी मौजूदा हालात कैसे हैं? देखिए, अगर कोरोना वायरस की बात किया जाए तो बच्चों की बाकी देशों में 12 साल तक के बच्चों तक की वैक्सीन्स आ चुकी हैं और लगनी भी शुरू हो गई है। बट अभी इंडिया में 12 साल तक की अप्रूवल नहीं है, 18 साल तक का है। लेकिन रिसेंटली हमारे इंडिया में बच्चों के वैक्सीनेशन की ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं जी। तो हम लोग होप करते हैं कि कुछ महीनों में ये ट्रायल सक्सेसफुल रहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए भी वैक्सीन्स बनती हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो रूटीन वैक्सीनेशन है ये रोका ना जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे, हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे, ओपीडीज डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे जी। बच्चों को घर के अंदर रख रहे हैं, उससे उनकी वैक्सीनेशन इफेक्ट हो रही है। और वैक्सीनेशन इफेक्ट होना ये एक और बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है जो आगे जाके क्रिएट होगा। और ये भी देखा गया है कि अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अगर आप रूटीनली बच्चों को सही टाइम पे लगवाते हैं तो कुछ हद तक ये कोरोना वायरस से भी लड़ने में क्षमता देता है बच्चों को। तो प्लीज़ जो बच्चे हैं घर के, उनकी वैक्सीन्स में डिले ना करें और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वैक्सीनेशन पूरी करवाएं। जी बिल्कुल। बच्चों को माना जाता है कि बड़ों की अपेक्षा उनकी जो इम्यून पावर होती है, इम्यून सिस्टम उनका हमसे मजबूत होता है, क्योंकि शायद नैसर्गिक रूप से ये उनको ये प्रकृति ने प्रदान किया है। ये सही है या ऐसा तो नहीं कि इसके उलट ये बातें हैं? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 अलग अलग बातें हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो जो जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बच्चे में चली जाती है जी। तो कुछ महीनों तक बच्चे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम उतनी डेवलप अभी उस समय नहीं हो रही होती, वो डेवलप कर रही होती है। तो ऐसे पूछा जाए तो उनकी इम्यूनिटी तो लो होती है, लेकिन लड़ने की क्षमता माँ ऑलरेडी दे चुकी होती है। जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो इम्यूनिटी डेवलप कर रही होती है, तो उस समय कंपैरेटिवली उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है एडल्ट के कंपैरिजन में जी। जब और बच्चे बड़े होते हैं, जैसे 10 साल या 12 साल और 18 साल तक आते हैं, तब तक उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आसपास के एक्सपोजर्स काफ़ी होते हैं जिससे वो इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है जी। कोरोना वायरस के अगर संदर्भ में बात किया जाए तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि बच्चों में कम इफ़ेक्ट करता है और बड़ों में ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है? इसका रीज़न ये है कि कोरोना वायरस जिस ज़रिए से अंदर जाता है, जिस रिसेप्टर के थ्रू अंदर जाता है जी। वो रिसेप्टर भी बच्चों में ठीक से बने नहीं होते। इसलिए वो रिसेप्टर नहीं बनने होने की वजह से बच्चों में संक्रमण कम है। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना वायरस चेंज हो रहा है, इस तरह से संक्रमण बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये एक पूरी एक साइंटिफिक रिसर्च का विषय है जिसके डिटेल्स मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है समझाना आप लोगों को डिटेल्स जी। बिल्कुल। बट ओवरऑल आप समझे तो बच्चे ओवरऑल कम इफ़ेक्ट होते हैं, बट नेक्स्ट थर्ड वेव की चिंता करते हुए हम लोग को इसके प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है जी। और बात का सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का जो पहलू यही है कि हम बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हमारे बच्चे सेफ रहें। पहले तो ये है कि 3 इसमें पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा। एक जो बच्चे जो नए पैदा होते हैं और 1 साल के नीचे तक के बच्चे होते हैं,
उनमें एक तो ये होता है कि जैसे कि जो बच्चे तुरंत पैदा होते हैं उनको आप माँ से अलग नहीं कर सकते। अगर माँ कोविड पॉजिटिव है तो भी आप अलग नहीं कर सकते, या बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो भी आप अलग नहीं कर सकते। तो इसमें एक प्रिकॉशन ये लेना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग या माँ का दूध पिलाना कंटिन्यू रखें, वो बंद नहीं करना है किसी भी हालत में। अच्छा। क्योंकि उससे जो भी अगर इम्यूनिटी है और जो भी डेवलपमेंट है बच्चे का वो उसी से होना है। प्रिकॉशन ये लेना है कि जब माँ अपने बच्चे को टच करे या जब भी हैंडल करे तो माँ को प्रॉपर मास्क पहनना है, प्रॉपरली हैंड वॉश करना है और गाउन पहनना है, और फिर बच्चे को छूना है और उसकी जितनी भी सेवा करनी है वो सेवा करनी है, और फिर उसके ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और फिर रखें और फिर वापस जाके हैंड वॉश करें। चाहे बच्चा कोविड पॉजिटिव हो चाहे माँ कोविड पॉजिटिव हो, दोनों कंडीशन में ये एक प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि बच्चे को अलग कर देना जी। फिर अगर हम थोड़ा और बड़े बच्चों में आते हैं तो काफ़ी हद तक ये नोशन में आता है कि अगर फैमिली में बच्चा हम लोग अफेक्ट हो गए, जैसे कि अगर मेरे फैमिली में अगर मैं अफेक्ट हो गया कोरोना वायरस से, तो मेरा बच्चे को सोचते हैं कि नानी या इनके घर में भेज दिया जाए ताकि वो आइसोलेटेड रहे, अच्छे रहें। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट है, क्योंकि अगर जब तक आप इन्फेक्ट हो चुके हैं तब तक तो बच्चा आपके साथ रह रहा था, तो हाई चांसेस है कि बच्चा भी इन्फेक्टेड होगा, हो चुका होगा। अब अगर आप उनको नानी और दादाजी के घर पे भेज देते हैं तो उनके लिए ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि उनको कोरोना हो जाए और वो ज़्यादा सीरियस हो जाए। जबकि बच्चों को संभालने के लिए उनके पेरेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए एक तो टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अगर बच्चा नेगेटिव भी आता है और आप पॉजिटिव भी आते हैं तो भी अगर छोटे बच्चे हैं जिनको वो अपने हिसाब से अपने अकेले तरीके से नहीं रह सकते तो भी आपको उनके साथ ही रहना है। हाँ, आपको पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। आपको जब भी उनके पास जाएं, जब भी उनके खाने में या जब भी साथ में कोई भी चीज़ करते हैं उसको साफ़ सफाई रखें, मास्क पहने, हैंड वॉशिंग करें, सैनिटाइजेशन करें, और तभी बच्चों के साथ आप कोई एक्टिविटी करें और ट्राई करें कि बच्चों से हर वक्त उनसे चिपके ना रहें, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन उतनी ही हद तक जितने हद तक बच्चे टॉलरेट कर पाएँ। ये नहीं कि किसी बच्चे को आइसोलेट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। और अगर बात करें अपने आहार की, अपनी दिनचर्या की, तो इस समय इस फेज़ को देखते हुए किस तरीके की दिनचर्या, कैसा आहार होना चाहिए जिससे कि हमारे जो रक्षा प्रणाली हमारे शरीर की वो मजबूत हो सके? देखिए, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इम्यूनिटी के क्वेश्चन से जी। जो हम लोग बोलते हैं कि कैसे हम लोग अपने बॉडी की या बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं जी। तो सबसे पहले कॉमन आंसर आता है कि सर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख दीजिए कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती कि वो किसी की भी इम्यूनिटी 1 या 2 या 3 दिन में या 1 हफ्ते में बढ़ा दे जी। ये सिर्फ मल्टीवाइटामिन्स होते हैं या कुछ और दवाइयाँ होती हैं, बट वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ाती। जिन बच्चों को विटामिन्स की कमी है, हाँ, वो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या आहार वो लेते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन्स आप दे भी रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के विटामिन्स आपके आहार में प्रेजेंट हैं जो ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी देते हैं। तो आहार क्या होना चाहिए बच्चों का? एक तो पहले पानी ज़्यादा पीना है, जितना पानी पीते हैं बच्चे उनसे ज़्यादा पानी पीना है। ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे के जो पेशाब का कलर है वो हमेशा नॉर्मल पानी जैसा होना चाहिए, वो पीला नहीं होना चाहिए। बच्चे को हरी सब्जियां ज़्यादा खिलानी है और बच्चे को फ्रूट्स ज़्यादा खिलाने हैं, या बड़े लोग सबके लिए अप्लाई करता है। फ्रूट्स ज़्यादा खिलाने हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खिलानी है, आपको जूस पिलवाना है, आपको सैलेड जैसे ककड़ी, खीरा या गाजर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खिलानी है। बाहर की चटपटी चीज़ें ये सारी बिल्कुल बंद कर देनी है, ऑयली चीज़ें बंद कर देनी है। इसके साथ साथ आपको नियमित रूप से आपको एक अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक नियमित रूप से सुबह उठना, एक टाइम बनाना कि इस टाइम पे खाना खाना है, अपने रूटीन को चेंज ना करें बार बार, एक डिसिप्लिन बनाए अपने लाइफ में, और थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करें जी, मिनिमल एक्सरसाइजेज। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि घर के अंदर बैठे बैठे
बच्चों के साथ मेनली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो बैठे बैठे या तो टीवी देखते हैं या तो मोबाइल देखते हैं या ऑनलाइन उनकी क्लासेस चल रही होती हैं तो वो भी टीवी के साथ जुड़ी होती हैं और ज़्यादातर वो घर के काम में या बेड पे बैठे रहते हैं जी। तो इसको सिडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये सिडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो और इनमें बहुत आप काम की बातें आपने बताई और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं वो इन बातों का जरूर ध्यान देंगे। समय के अभाव के चलते आगे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ में। आपने जो जानकारियां दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।